जो लोग अभी भी ये समझ न पाते हो कि महाराष्ट्र के चुनाव में क्या होने वाला है, ऐसे सभी पॉलिटिकल पंडितों को मैं कहता हूं कि और कुछ समझ में आए ना आए, ये बारामती की रैली देख लीजिए। हवा का रुख क्या है पता चल जाएगा। चाचा भतीजे का क्या होगा। भाइयों बहनों, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं, आज जो विराट जनसागर मैं मेरे सामने देख रहा हूं, ये विराट जनसागर सिर्फ चुनाव आंदोलन के लिए ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये विराट जनसागर सरकार चुनने के लिए इकट्ठा हुआ है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। ये विराट जनसागर कौन विधायक बने कौन विधायक न बने उसका फैसला करने के लिए आया हुआ, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि विराट जनसागर दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, उसे यहां चाचा भतीजे से आजादी चाहिए। वो बारामती की आजादी के इसलिए मैदान में आया है, ये मैं साफ देख रहा हूं। भाइयों, देश को तो आजादी मिली, लेकिन बारामती के नागरिक, बारामती के किसान दूसरी गुलामी में फंस गए। ऐसे लोगों ने यहां कब्जा कर लिया, ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया। ना आपका खेत सलामत है, ना आपकी जमीन सलामत है, ना आपके सपने सलामत है। बेटे को नौकरी चाहिए तो उनके घर के सामने जाके सलाम लगानी पड़ती है। खेत में पानी चाहिए तो आपको उनके सामने सर झुकाना पड़ता है। अगर आप अपना गन्ना बेचना चाहते हैं तो उनकी मर्जी के बिना गन्ना भी नहीं बेच पाते हैं। भाइयों बहनों, ऐसी गुलामी की स्थिति आजाद हिंदुस्तान में, ये किसानों की हालत, आखिरकार लोग कितने सालों तक सहन करेंगे? लोग कब तक सहन करेंगे? अब बारामती हो या महाराष्ट्र, ये जुल्म सहने को तैयार नहीं है। यहां का किसान जग गया है। यहां का किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाइयों, आने वाले दिन सच्चे अर्थ में आपके लिए 1930 में की घटना और अभी 15 अक्टूबर की घटना, मैं दोनों को एक साथ देखता हूं। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा करके एक मुट्ठी भर नमक उठाया था, एक मुट्ठी भर नमक उठाया था। और उस मुट्ठी भर नमक ने पूरी अंग्रेज सल्तनत को हिला दिया था, पूरी अंग्रेज सल्तनत को हिला दिया था। एक प्रकार से गांधी की उस मुट्ठी भर नमक वाली घटना, इसने हिंदुस्तान का आजादी का विश्वास हजारों गुना बढ़ा दिया था, अंग्रेज सल्तनत को हिला दिया था। मैं देख रहा हूं 15 अक्टूबर को मुट्ठी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एक उंगली, आपकी एक उंगली, आपकी एक उंगली बारामती को आजादी दिला देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। कमल के निशान पे बटन दबा करके
भारतीय जनता पार्टी, स्वाभिमानी दल, राष्ट्रीय समाज पक्ष, इनका समर्थन करके भाइयों बहनों एक नई आजादी के युग का प्रारंभ 15 अक्टूबर को होने वाला है। ये 15 अक्टूबर 15 साल की भ्रष्ट लीला का खात्मा बोलाने का अवसर है। ये 15 अक्टूबर 15 साल के कुशासन का मृत्यु घंट बजाने का अवसर है। ये 15 अक्टूबर आपके टूटे हुए सपनों को फिर से सजाने का प्रारंभ का पल है। ऐसा 15 अक्टूबर कमल के निशान पे बटन दबा करके एक नया इतिहास बनाने के लिए मैं मानता हूं यहां की जनता तैयार है। तैयार है ना? पक्का तैयार है? इस बार सब कुछ साफ हो जाएगा ना? कमल खिलेगा, बहुमत की सरकार बनेगी। भाइयों बहनों, इस चुनाव में मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी हो या एनसीपी, उन्होंने अपने 15 साल के काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताओ, अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दे रहे हैं, हिसाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आज भी आजादी के इतने सालों के बाद भी 40 से अधिक गांव इस इलाके के ऐसे हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पीने का पानी नहीं मिल रहा है भाइयों। आप मुझे बताइए, यहां जो आपके एमआईडीसी की नई बस्ती बनी, वहां पीने का पानी मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? इतना ही नहीं, ये आपका उजनी डैम, ये उजनी डैम का पानी आपके काम आ सके ऐसी स्थिति में बचा है क्या? कोई काम में आ सके स्थिति में बना है क्या? पानी का अगर प्रबंध नहीं कर पाए, अगर पानी के लिए कुछ नहीं कर पाए, और जो लोग पानी मांगने गए थे उनको कैसे शब्द बोले गए? कोई सोच नहीं सकता है कि ऐसे लोग सार्वजनिक जीवन में नेता बन जाए, मंत्री बन जाए, शासन की धुरा संभाल ले। माथा शर्म से झुक जाता है भाइयों, माथा शर्म से झुक जाता है। और इसलिए सम्मान के खातिर मैं कह रहा हूं भाइयों बहनों, इस गुलामी से मुक्ति चाहिए। बारामती में मुक्ति का संदेश गूंजना चाहिए और अपने सपनों को सजाने के लिए हम अपनी मेहनत, कड़ी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास से निकल पड़ना चाहिए। और मैं आपके साथ हूं भाइयों, मैं बारामती के साथ हूं। इतने सालों तक सरकारों में बैठे हुए लोग सरकारी खजाना यहां कितना ले आए, कितना ले आए हैं? इतना खजाना एक जिले में आया है, अगर वो किसी राज्य में गया होता तो पूरा राज्य खड़ा हो जाता, लेकिन खजाना कहां गया पता ही नहीं चलता है। कहां गया पता ही नहीं चलता है जी। ये एनसीपी की घड़ी टिक टिक भी नहीं करती है, सब कुछ चुपचाप करती है, बोले बिना करती है। और उनकी घड़ी में आपने देखा होगा 10-10 बज रहा है। ये 10-10 क्या कह रहा है मालूम है? ये एनसीपी की घड़ी कह रही है 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार किया है। ये 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार का प्रतीक है उनका ये घड़ी। जिन्होंने 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार कर दिया है, उनके लिए महाराष्ट्र की राजनीति में कोई जगह नहीं हो सकती भाई, कोई जगह नहीं हो सकती। और इसलिए मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, मुझे बताइए, ये धनकर समाज
आज उसको अपने हकों के लिए लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है? कम से कम अरे इनको सुनना तो चाहिए था, उनकी भावनाओं को समझना तो चाहिए था। और यही धनकर समाज है जिन्होंने आपके हर समय आपका साथ दिया था, लेकिन आपने उस समाज के पीठ में छुरा भोंक दिया। आपने उनके पीठ में छुरा भोंक दिया। भाइयों बहनों, धनकर समाज ने आज मेरा विशेष सम्मान किया है। मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, यहां पर जो चीनी मिले हैं, जो कोऑपरेटिव चीनी मिले हैं, वो तो कर्ज में डूबी रहती है, लेकिन उसी कोऑपरेटिव को चलाने वाले जब अपनी प्राइवेट मिलें चलाते हैं तो वहां तो अरबों खरबों का मुनाफा होता है। ये कौन सी चालाकी है? ये कौन सी चालाकी है? और इसलिए भाइयों बहनों, ये वो लोग हैं जिनकी बातों पर अब भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी 60 साल हो गए, 60 साल पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं की सरकार चलती थी, उन्हीं की। 60 साल तक उन्होंने राज किया कि नहीं किया भाइयों? एक चक्री राज किया कि नहीं किया? क्या 60 साल में ये कांग्रेस वाले कभी अपने काम का हिसाब दिया है क्या? कोई हिसाब दिया है क्या? क्या किया, बताया क्या? वादे निभाए क्या? घोषणाओं का पालन किया क्या? नहीं किया ना। और अभी 60 साल तक जिन्होंने हिसाब नहीं दिया, वो मेरा 60 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं, ये लोग अपने आप को शहंशाह मानते हैं। ये लोग अपने आप को राजा महाराजा मानते हैं। वे अपने आप को जनता के प्रतिनिधि नहीं मानते हैं, और इसलिए जनता को जवाब देना चाहिए, ये बात उनके गले 60 साल तक उतरी नहीं है। भाइयों बहनों, मैं सामान्य इंसान हूं, सामान्य से सामान्य, पिछड़ों में भी अति पिछड़ों में, एक अति सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूं। मैं किसी प्रधानमंत्री के घर में पैदा नहीं हुआ हूं, मैं किसी मुख्यमंत्री के घर में पैदा नहीं हुआ हूं, मैं किसी मंत्री के घर में पैदा नहीं हुआ हूं। मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूं, जो चाय बेचते बेचते आज यहां तक पहुंचा हूं। भाई, ये आपके आशीर्वाद के कारण पहुंचा हूं। भाइयों बहनों, जो प्रधानमंत्री के घरों में पैदा हुए, जो मुख्यमंत्रियों के घरों में पैदा हुए, जो मंत्रियों के घरों में पैदा हुए, वो उन बड़े बड़े लोगों को हिसाब देने की आदत रखते हैं। मैं तो सामान्य घर में पैदा हुआ हूं, आप ही के बीच में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं आपको हिसाब देने के लिए बंधा हुआ हूं। आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरे हाईकमान है, आप ही मेरे भगवान है। आपके चरणों में सर झुकाना ये मेरा दायित्व बनता है।
मैं भाइयों बहनों पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा, ये मैं देश की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं। मैंने गरीबी देखी है, कठिनाइयां क्या होती है मुझे पता है। जिंदगी मुसीबतों में से गरीब परिवार कैसे गुजारता है वो मैंने जिया है, और इसलिए मुझे गरीबी क्या होती है वो देखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। मैंने जिया है उसको, मुझे भली भांति पता है। और इसलिए ये सरकार गरीबों के लिए है, ये सरकार दुखियारों के लिए है, ये सरकार छोटे छोटे किसानों के लिए है, ये सरकार मजबूरी में जिंदगी जीने वाले लोगों को सम्मान देने के लिए है। और इसलिए मुझे भाइयों बहनों आपका साथ चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। 15 साल कोई कम समय नहीं होता है। 15 साल में महाराष्ट्र की 2-2 पीढ़ियां तबाह हो गई, 2-2 पीढ़ियां तबाह हो गई। क्या और पीढ़ियों को बर्बाद होने देना चाहते हैं आप? और पीढ़ियों को तबाह होने देना चाहते हैं? भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। ये शरद राव कह रहे हैं कि सीमा पर तनाव है और मोदी महाराष्ट्र में आए हैं। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से ज्यादा वीरता की प्रेरणा कौन दे सकता है जी? लेकिन मैं शरद राव को पूछना चाहता हूं, आप जब रक्षा मंत्री थे तब भी चीन और पाकिस्तान ने अपनी हरकतें बंद नहीं की थी। क्या आप कभी सीमा पर गए थे क्या? जरा मैं पूछना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जब सीमा ललकारती है ना तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। जब सीमा पर तनाव होता है तब हिंदुस्तान नहीं रोता है, दुश्मन रोने लग जाते हैं। चीख दुश्मनों की सुनाई दे रही है। और मैं देश के जवानों को बधाई देता हूं, सीमा पर बैठे हुए जवानों को बधाई देता हूं। उन्होंने हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ताकत का परिचय दे दिया है और उनको भी पता चल गया है कि वक्त बदल चुका है। अब पुरानी आदत काम नहीं आएगी, अब पुरानी आदत काम नहीं आएगी। बहादुर जवानों ने सही सही जवाब दे दिया है भाइयों बहनों। और इसलिए ऐसे विषयों को, दिल्ली में चुनाव चल रहा था, मुंबई में आतंकवादियों की गोलियां चल रही थी, होटलों पर आतंकवादियों ने कब्जा किया था, लेकिन हम लोगों ने आतंकवाद की उस घटना को राष्ट्र पर हमला बता करके चुनाव के मैदान में भी कभी इसका उपयोग नहीं किया था। देश की भक्ति की यही तो कसौटी होती है। और मैं पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में इतनी आतंकवादी घटनाएं घटी, सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। रेल हो, ये आपके पुणे जिले में क्या कुछ नहीं हुआ है, पुणे शहर में क्या कुछ नहीं हुआ है, मुंबई में क्या नहीं हुआ है, मालेगांव में क्या नहीं हुआ है। और आप, होम मिनिस्ट्री आपके पास थी, आतंकवादियों को पकड़ने में भी सफल नहीं हुई, आप आतंकवादियों तक पहुंचने में सफल नहीं किए हैं। आप हमारा हिसाब मांग रहे हो। और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों, मेहरबानी करके राजनीतिक लाभ के लिए सीमा पर तैनात जवानों को निराश करने वाली भाषा मत बोलिए। ये मातृभूमि की सेवा के लिए जी जान से लड़ रहे हैं और आप राजनीतिक छींटाकशी कर रहे हो।
शर्म आनी चाहिए आपको। अरे सरकारें आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, चुनाव आएंगे, जाएंगे, लेकिन मां भारती के लिए मरने मिटने के लिए तैनात जवान, उनको निराश करने वाली बातें कभी मत बोला करो। और हम हमारी जिम्मेवारी समझते हैं, और लोग मेरे इरादा को भली भांति जानते हैं। इसको मुझे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, जहां पर जवान को बोलना है, वहां जवान की उंगली बोलती है, ट्रिगर पर हाथ रख करके बोलती है। दोस्तों, बोलती रहेगी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, यहां के कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हमने तय किया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हमने गांव-गांव किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का एक पूरे देशव्यापी भगीरथ काम हाथ में लिया है भाइयों। और किसान को अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। ये किसान की ताकत होती है। हमारे महाराष्ट्र में किसान फलों की खेती की तरफ मुड़े, अंगूर हो, संतरे हो, अनेक प्रकार के फलों की खेती में लगे, लेकिन बेचारे का फल पकते ही 2-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहता है, खराब हो जाता है। किसान की मेहनत पानी में चली जाती है, उसको पैसे नहीं मिलते हैं। उसका कोई उपाय हो सकता है? नहीं होता। हम उपाय ढूंढ रहे हैं। मैं अभी अमेरिका गया था। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां हैं, पेप्सी, उसके सीईओ को मैंने पूछा, मैंने कहा आप ये ठंडे पीने बेचते हो, क्या बोलते हैं उसको, ठंडे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बेचते हो? मैंने उनसे कहा क्या उसके अंदर 5% फलों का रस मिक्स किया जा सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं, अरबों खरबों रुपयों के ये कोका कोला, ये पेप्सी, ये सब बिकता है। अगर 5% भी सच्चे फलों का रस उसमें मिलना पक्का हो जाए तो हिंदुस्तान के किसान जो फल पैदा करते हैं, ये खरीदने वाले उनके खेत में आके खड़े हो जाएंगे लेने के लिए, और जो चाहे वो दाम से कमाएगा, जो चाहे वो दाम कमाएगा। उन्होंने मुझे कहा हम जांच करते हैं। मैंने भारत सरकार के भी लेबोरेटरीज को कहा है कि जांच करो। अगर 5% भी अगर असली फ्रूट जूस डाल दिया जाए तो हिंदुस्तान के किसान के फल ऐसे खेत में ही बिकना शुरू हो जाएंगे, उसको कभी रोने की नौबत नहीं आएगी भाइयों। समस्याओं का समाधान ऐसे होता है। लेकिन भाइयों बहनों, किसान की बातें करना, किसान के नाम पर वोट ले लेना, लेकिन किसानों के भाग्य के बदल के लिए कोई प्रयास नहीं करना, इससे क्या होगा? आप मुझे बताइए, यहां कोई भी किसान हो, कोई भी किसान, आपके घर में अगर 3 बेटे हैं तो आप क्या चाहते हैं? हर किसान कहता है एक बेटा तो खेती करेगा, लेकिन 2 को तो नौकरी पे लगा दूंगा। हर किसान सोचता है कि भाई अब 3 बेटे खेती पे नहीं चल पाएंगे, 2 को तो कहीं शहर में नौकरी के लिए भेजना पड़ेगा। ये नौकरी मिलेगी कहां से? उसके लिए उद्योग लगाने पड़ेंगे, कारखाने लगाने पड़ेंगे, हमारे नौजवानों का स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उनको रोजगार मिले इसका प्रबंध करना पड़ेगा। और इसलिए हमने मेक इन इंडिया मूवमेंट शुरू की है। दुनिया भर के लोगों को कहता हूं आओ यहां पूंजी निवेश करो, कारखाने लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो, हमारे नौजवानों को रोजगार दो। और आज दुनिया तैयार हो गई है। मैं जापान गया, चीन वालों से मिला, अमेरिका गया, $100 बिलियन अब तक उन्होंने घोषणा की है, $100 बिलियन भाइयों, $100 बिलियन। करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपया ये पूंजी निवेश ये पहले ही 3 महीने में लोगों ने इरादा जाहिर किया है। ये नौजवानों को रोजगार की गारंटी बनने वाला है। भाइयों बहनों, विकास के बिना
हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। और इसलिए विकास के रास्ते पर हमें चलना होगा और हमारा मकसद है विकास। और एक बार उस दिशा में चल पड़ेंगे तो स्थितियां बदल जाएगी। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये हमारा हिंदुस्तान छत्रपति शिवाजी के जमाने में भी था कि नहीं था? मुझे बताइए, था कि नहीं था? हिंदवी स्वराज का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता था कि नहीं बजता था? बाद में क्या हुआ? महाराष्ट्र का डंका बजना बंद हो गया। क्या कारण है? कौन जिम्मेवार है? भाइयों बहनों, ये तबाही की गई है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, देश आजाद होने के बाद ये हिंदुस्तान था कि नहीं था? कांग्रेस के राज में हिंदुस्तान था कि नहीं था? लेकिन दुनिया में कोई पूछता था क्या? हमें कोई हिंदुस्तान का नाम लेता था क्या? अमेरिका में कभी हिंदुस्तान की गूंज सुनी थी क्या आपने? कभी सुना था अमेरिका में भारत मां की जय हो सकती है? सुना था कभी? अभी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही कि नहीं हो रही है? क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? मोदी के कारण नहीं हो रही है। ये गूंज मोदी के कारण नहीं है, ये जादू मोदी का नहीं है, ये करिश्मा मोदी का नहीं है, ये करिश्मा आपका है, आप लोगों का है। 125 करोड़ देशवासियों का जादू है, 125 करोड़ देशवासियों की ताकत है कि आज दुनिया हिंदुस्तान का नाम लेने लग गई है। ऐसा क्या पराक्रम किया? 5 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ, 125 करोड़ देशवासियों ने एक मत से पूर्ण बहुमत वाली दिल्ली में सरकार बना दी। दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार 30 साल के बाद बनी। पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने के कारण दुनिया जब मोदी से मिलती है ना, तो उसको अकेला मोदी नहीं दिखता है, मोदी के पीछे उसको 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं। ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है कि आज दुनिया भारत का लोहा मानने लगी है। क्या भाइयों बहनों, ये महाराष्ट्र का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरी ताकत से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विश्व में महाराष्ट्र की गुंज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हिंदुस्तान में महाराष्ट्र नंबर 1 पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? यहां सारी ताकत पड़ी है, सारी ताकत पड़ी है। आप सिर्फ 15 अक्टूबर को 15 साल के पापों को धोने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाइए, पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाइए, पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, महाराष्ट्र की भी गुंज दुनिया में सुनाई देना शुरू हो जाएगा। सारे उम्मीदवार मेरे पास आ जाए, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आ जाए, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आ जाए, इस क्षेत्र में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आ जाए। अच्छा भाइयों बहनों, मेरी एक बात सुनोगे, मेरी एक बात मानोगे? मुझे सबका जवाब चाहिए, थोड़े लोगों का नहीं। मेरी बात मानोगे? मेरी बात मानोगे? यहां से जाते समय कोई प्लास्टिक की बोतल हो, कोई कूड़ा कचरा हो, कागज पड़ा हो, सारा उठा करके ले जाओगे? ये भारत माता को गंदा करने का हमें अधिकार नहीं है। यहां कोई कूड़ा कचरा छोड़ करके नहीं जाओगे ना? पक्का? दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।